नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन श्रीकांत त्यागी के परिवार से मुलाकात करने पहुंचा है। नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी स्थित श्रीकांत त्यागी के घर एसपी का 9 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने अभद्रता के आरोपी श्रीकांत त्यागी के परिवार से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा है कि त्यागी पर गलत धाराओं में केस दर्ज किया गया। साथ ही उन्होंने परिवार के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। वहीं इस मामले को लेकर सपा में गुटबाजी भी दिखाई दी। इस मुलाकात के विरोध में नोएडा के महानगर उपाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं महानगर अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर इस मुलाकात पर सवाल उठाए। तो त्यागी पर क्या एसपी में बगावत हो गई है? महानगर उपाध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिला है श्रीकांत त्यागी के परिवार से। नोएडा में ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात से पहले क्या आला कमान से नाराजगी है? नोएडा महानगर जिला उपाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आला कमान के इस फैसले से नाराजगी जताते हुए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी श्रीकांत त्यागी के समर्थन में आई है। त्यागी परिवार से मुलाकात की है सपा के एक डेलीगेशन ने और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन क्या इस मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी की नोएडा इकाई में किसी तरह की फूट है, टकरार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये डेलीगेशन मिलता श्रीकांत के परिवार से उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के जिला महानगर उपाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं। सपा का डेलीगेशन जो मिला है श्रीकांत त्यागी के परिवार से, वो इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सीधे आपको उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। लेकिन ये की बात कोई नहीं, आप ये बहन है हमारी, आप मंत्री जी आपका प्रतिनिधिमंडल गया महिला से मिलने, क्या एक भी महिला उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं हो सकती? हाँ, ये आपका सवाल वाजिब है और ये कमी रह गई प्रतिनिधिमंडल में, हम स्वीकार करते हैं। और दूसरा एक और सुनिए, जहाँ हम गए थे उनके बहुत सारे महिलाएं वहाँ पर मौजूद थी। तो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने मुलाकात की है श्रीकांत त्यागी के परिवार से और इस मुलाकात को लेकर समाजवादी पार्टी में बगावत देखने को मिल रही है। नोएडा के महानगर उपाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। निर्णय नहीं है। मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं अखिलेश यादव जी, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। वो हो सकता है कि उन्होंने सलाह विचार करके हो। अब क्या फ़ायदा होगा ये तो अखिलेश यादव ही जाने, लेकिन जनता के दृष्टिकोण से ये सरासर गलत है, क्योंकि एक लैंगिक अपराध है और दो समाज को बांटने वाली चीज़ हुई है, घृणित कार्य हुआ है। इससे हर किसी को बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये महिला की समस्याएं हैं। आप ये बताइए, महिलाओं की समस्या दूर करने के लिए उस जो प्रतिनिधिमंडल, क्या एक कोई महिला है? क्या समाजवादी पार्टी में कोई महिला नहीं थी? क्या डिम्पल यादव इस चीज़ में नहीं पहल कर सकती थी? कितने लोग गए थे डेलीगेशन में और कौन-कौन गए? इसमें हम 9-10 लोग हैं जो उनके घर गए थे। सबके नाम मैं पहले बता छोड़ू। सर, क्या बातें हुई आपकी? क्या उन्होंने अपनी बताई कि हमारे साथ में क्या क्या घटना हुई। उसमें त्यागी भी थी और उनकी मामी भी थी। आगे का क्या रणनीति है आप लोग? आज जो बात हम यहाँ से करके चले, एक तो हमारा सबका मन और बात ये है कि एक तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। दूसरा ये कि पूरे प्रकरण की हम जांच अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को देंगे और उनसे भी ये बात कहेंगे कि एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन गवर्नर से भी मिले। आवश्यकता होगी तो आएंगे। तो 9 सदस्यीय सपा का डेलीगेशन मिलने पहुंचा श्रीकांत त्यागी के परिवार से और उनका कहना है कि वो इस इंसाफ की लड़ाई में परिवार के साथ हैं।
गालीबाज के साथ समाजवादी पार्टी, जिसके बाद उसमें क्या कलेश भी हो गया है, क्योंकि एक तरफ पार्टी का एक डेलीगेशन मिल रहा है, दूसरी तरफ महानगर उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा दे रहे हैं और आलाकमान पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। मुलाकात के ही विरोध में इस्तीफा दिया गया। उधर पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने बड़ा आरोप लगाया। ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाया है और आरोप यह कि अब्बास अंसारी को ओपी राजभर ने छिपा रखा है। मऊ लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं हरि नारायण और अब वो सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ही अब्बास अंसारी को छिपा रखा है। अब्बास अंसारी, जिसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, उसकी तलाश कर रही है पुलिस और वो छिपा हुआ है। उसी को छिपाने का आरोप हरि नारायण लगा रहे हैं ओपी राजभर पर। मऊ सीट से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं हरि नारायण और मऊ से ही विधायक अब्बास अंसारी, जो कि सुभासपा के टिकट पर चुनाव लड़े, वो इस वक्त छिपे घूम रहे हैं, पुलिस से बचते हुए घूम रहे हैं और उन्हीं को छिपाने का आरोप ओपी राजभर पर लगाया है हरि नारायण ने। मैं तो पूरा विश्वास है कि अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर ही अपने घर में छिपाया होगा और इसके घर पर छापामारी हो तो शायद अब्बास अंसारी के मिलने का सुराग मिल सकता है, या तो वही गिरफ्तार भी हो सकते हैं या तो उनको मिलने का सुराग मिल जाएगा। कैसे? उनका वही संरक्षक है, ओम प्रकाश राजभर ही संरक्षक है, वही संचालन करता है, वो सारी गतिविधियों का वही संचालन करता है। अब उसके ही कहने पर मुख्तार अंसारी और अब्बास जो है काम करते हैं, क्योंकि ये आपराधिक ताना बाना जो है उन लोगों का ओम प्रकाश राजभर ही बनाता है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर के घर छापा मारकर उनका गिरफ्तार करना चाहिए और ओम प्रकाश राजभर को सबसे पहले जेल भेजना चाहिए, सारे भंडाफोड़ हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जिस दिन जेल गया, उसको जिस दिन टच किया गया, उस दिन सारे पूर्वांचल के आपराधिक प्रवृत्तियों का पर्दाफाश हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मामले को लेकर ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हरि नारायण राजभर बौखलाकर कुछ भी बोल रहे हैं। कहा है कि पुलिस अब्बास अंसारी को ढूंढ रही है, असल में वो सुभासपा के विधायक हैं और सुभासपा नहीं उन्हें संरक्षण देकर के कहीं छुपा कर रखा है। देखिए, हम किसी को संरक्षण और किसी को छुपाने का हमारा काम नहीं। अगर हम किसी को अगर छुपा रहे हैं तो पुलिस आवे ना हमको खोजे, हम तो आपके सामने खड़े हैं और जिसको खोजना है, जिसको पकड़ना है, वो नहीं तय करेंगे कि उनको पता है। अगर पता है तो वो आकर काहे नहीं बता देते कि यहाँ इसी कमरे के नीचे छुपे हुए हैं या इसी रजाई के अंदर इनको बंद किया गया, वो ये नहीं बता पा रहे हैं। बोल देना आसान है, क्योंकि मैं व्यक्ति चढ़ाया रहता है। टेम्परेचर इस समय 46 वाला, शायद 46 से बढ़ के 52 हो गया होगा, तो जितना बढ़ा कर लेते हैं और उतना बढ़ा कर बोल देते हैं। वो खुद नहीं, उनको पता होता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। और बड़ी खबर मऊ से आरटीआई कार्यकर्ता को धमकी मिली है। अब्बास अंसारी के प्रतिनिधि पर उसका आरोप लगा है। अब्बास का प्रतिनिधि बताकर धमकाने का आरोप है। समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई और जन सुनवाई में पीड़ित ने अब सुरक्षा की मांग की है। हल्दरपुर थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। तो अब्बास अंसारी के प्रतिनिधि पर धमकी देने का आरोप लगाया है एक शख्स ने और कहा है कि एक शख्स जो खुद को अब्बास अंसारी का प्रतिनिधि बताता है, उसने जान से मारने की धमकी दी है। जन सुनवाई में पीड़ित ने सुरक्षा की मांग की है। एक आरटीआई कार्यकर्ता को धमकी मिली है। जन सुनवाई में एक व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आया और उसने ये कहा कि एक व्यक्ति जो मुख्तार अब्बास अंसारी का प्रतिनिधि बन के फ़ोन कर रहा है और समझौता करने की बात कर रहा है और कह रहा है कि यदि अगर समझौता नहीं हुआ तो उसने जान से मारने की धमकी दी उसको। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, विवेचना हो रही है।
उधर अमरोहा के एक सरकारी स्कूल में हिंदू बच्चों ने मुस्लिम प्रार्थना कराने का आरोप लगाया। स्कूल की मुस्लिम टीचर हिंदू बच्चों से भी उर्दू की दुआ सुबह की प्रार्थना सभा में कराती हुई दिख रही हैं। पूरा मामला अमरोहा के दानिश मंदान स्कूल का बताया जा रहा है। इस स्कूल में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के छात्र पढ़ाई करते हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब स्थानीय बीएसए से सवाल किया गया तो वो मामले से पल्ला झाड़ती दिखाई दी। रूटीन कोई नहीं है। प्रार्थनाएं जो है अध्यापक मतलब इस टाइप का रूटीन है। सुबह जब बच्चे आते हैं सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना कोई अध्यापक जो है वो कई प्रार्थनाओं को उन्होंने सम्मिलित कर रखा है। कुछ ऐसे स्कूल होंगे जैसे कोई मुस्लिम वाले जैसे जो मुस्लिम मोहल्ले हैं तो वहाँ कोई मुस्लिम ऐसी प्रार्थना होती हो? नहीं, ऐसा कोई निर्देश दिया हो? ऐसा कोई निर्देश नहीं है। ईश्वर की प्रार्थना का निर्देश है। तो ये गलत है या सही है? ये लग पे आती है तमन्ना मेरी बन के। मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है जी। विभाग से तो यही निर्देश है, प्रार्थना सभा होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। मतलब मुस्लिम हिंदू बच्चे नहीं, सब साथ में मिलकर आते हैं। कौन कौन? हिंदू भी मुस्लिम भी साथ ही पढ़ते हैं। अच्छा, तो एक प्रार्थना का क्या शेड्यूल बना रखा है? प्रार्थना कौन सी चलाई जाती है? प्रार्थना यही होती है, लब पे आती है दो। तो कोई वैसे और दूसरे बच्चों से तो आती नहीं है ना। हाँ, खुद ही कराती हैं। उधर यूपी में प्राइवेट मदरसों की जांच के आदेश को लेकर सियासी बहस शुरू हो गई है। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि सरकार अगर इन मदरसों की मदद करे तो चंदा लेने की नौबत ही नहीं आएगी और इन मदरसों का मकसद बच्चों को सिर्फ तालीम देना ही है। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने इस मुद्दे पर कहा कि मदरसों की मैपिंग जाति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि मदरसों में शिक्षा का विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता है। प्राइवेट अपने स्कूल चला रहे हैं तो बहरहाल चलाने के लिए उनका खर्चा तो चाहिए। हम तो कहते हैं हमारी सरकार दे, गवर्नमेंट दे उनको, तो बाहर से पैसा चंदा करने की उन्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मजबूरन जब यहाँ से पैसा पूरा नहीं होता होगा तो दूसरे देश से चंदा करके आदमी लाते। तो इसमें उनका मकसद कोई दूसरा नहीं है, बच्चों को तालीम देना है और हमारा मकसद भी यही है। हमारा मुल्क भी ये चाहता है कि बच्चों को तालीम दी जाए। हिंदुस्तान में तालीम की कमी है और मुसलमानों में ख़ास तौर से, तो इसलिए मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान हाल है, इक़्तिसादी एतबार से बहुत कमज़ोर है। तो इन हालात में आदमी अपने मदरसे खुद खोलकर, प्राइवेट मदरसे खोलकर उसका ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अगर गवर्नमेंट इसमें जांच करा रही है तो मैं कहूँगा योगी जी से कि वो इनका खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से देते, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से। हमने मदरसा बोर्ड इसलिए बनाया है कि हम उनको आधुनिक शिक्षा भी दे सकें, जिससे वो अपने आने वाले जीवन में उन चुनौतियों से का भी सामना करने में सक्षम हो और सफल हो। और उस दृष्टि से ये मैपिंग का काम हो रहा है और उन बच्चों को हम निश्चित रूप से एक आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भी उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। क्राइम कंट्रोल में नंबर 1 योगी सरकार अपराधियों को सजा दिलाने में सबसे आगे है। महिला अपराध के दोषियों को सजा दिलाने में अव्वल है योगी सरकार। महिला अपराध में 59.1% की दर से दोषियों को सजा मिली है। यूपी में पूरे देश के मुकाबले सबसे अधिक 7,713 मामलों में अपराधियों को सजा दिलवाई गई है। देश में सजा दिलाने के मामले में दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, लेकिन इस मामले में अव्वल है यूपी। महिला अपराध में सजा दिलवाने के मामलों में यूपी देश में नंबर 1 है। महिला अपराध में 59.1% दोषियों को सजा मिली है और इसी के साथ क्राइम कंट्रोल में नंबर 1 योगी सरकार। महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें सजा दिलवाने के मामले में भी देश के सभी राज्यों में अव्वल साबित हुई है। दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। अनामिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, ये डेटा किसके हवाले से सामने आया है और कहा जा रहा है कि अपराधियों को खास तौर पर महिला अपराध में सजा दिलाने में अव्वल है यूपी?
जो यूपी सरकार की ओर से आंकड़े जारी किए गए थे, एनसीआरबी के ने भी इन आंकड़ों की पुष्टि की थी और ये जिससे पता चला था ये कि यूपी में अपराध को लेकर के ग्राफ किस तरीके से नीचे जा रहा है। चाहे महिला अपराध की बात करें हम या बाकी अन्य अपराधों की बात करें, उसमें भी ये आंकड़े सामने आए थे और ये भी पाया गया था कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे 2019-20 में बिल्कुल नहीं हुए हैं और 21 में सिर्फ एक दंगा हुआ, जिसकी पुष्टि की गई थी एनसीआरबी के आंकड़ों में। और आज भी इस बात को लेकर के जो है आंकड़े सामने आए हैं सरकार की ओर से, जिसमें ये कहा गया है कि यूपी में जिस तरीके से आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में दोषियों को दोगुनी सजा देने में सफलता मिली है। यानी कि सरकार ने न सिर्फ दंगों पर रोक लगाई है बल्कि जो कन्विक्शन रेट है अपराधियों को सजा देने का, वो भी यूपी का बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर है। ये भी पाया गया कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 59.1% की दर से दोषियों को सजा दिलाई गई है। जबकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा 7,713 मामलों में आरोपियों को सजा दिलाई गई है। यानी कि ये जो आंकड़े हैं बताते हैं कि यूपी इस मामले में कम से कम राजस्थान से दूसरे मामले में दूसरे स्थान पे और मध्य प्रदेश से तीसरे स्थान पर है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि यूपी में किस तरीके से कन्विक्शन रेट बढ़ा है आरोपियों को सजा दिलाने का। इसके अलावा ये भी पाया गया है कि इन आंकड़ों पे एनसीआरबी ने भी अपनी मुहर लगाई है, जहां पे ये पाया गया है कि महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के कई राज्यों के मामले में यूपी की कानून व्यवस्था बेहतर है। बिल्कुल, तो महिलाओं को सजा दिलाने के मामले में योगी सरकार नंबर 1 है, आंकड़े ये बताते हैं। बहुत शुक्रिया अनामिका जानकारी के लिए। उधर कानपुर में हवाई फायर करके एक पुलिस वाले ने दहशत फैलाने की कोशिश की है, जिसके बाद चकेरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नशे में धुत इस आरोपी पुलिस वाले को हिरासत में लिया। पूरा मामला चकेरी परदेवन पुरवा का बताया जा रहा है। यहां आरोपी सिपाही ने एक के बाद एक 5 फायर किए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग का आरोपी सिपाही बेकनगंज में पीआरबी पर तैनात बताया जा रहा है। नाम क्या लिख दो अपना, नाम क्या लिख दो? मेरा नाम है। हाँ, राजू वर्मा नाम है और पी के गोली चलाते हो। उधर बरेली में रोडवेज बस चोरी की वारदात सामने आने से विभागीय अफसरों में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में केस दर्ज करवाया गया और बस की तलाश शुरू की गई और उसके बाद ये बस बदायूं के दातागंज चौराहे पर लावारिस हालत में खड़ी मिली। 2 दिन पहले बस को लेकर ड्राइवर और कंडक्टर दिल्ली से इसको लेकर बरेली पहुंचे थे और कंडक्टर कैश जमा करने चला गया और ड्राइवर भी बस से उतर गया और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर चोर बस को ले उड़े। बस मिल गई लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस तारीख की रात को बस से एक ड्राइवर था, दिल्ली से लेके आया और उसको यहाँ सवारी उतार के वर्कशॉप जाना चाहिए था, लेकिन बस वो यहीं खड़ी करके कहीं चला गया और बस कहीं यहाँ से मिस हो गई। सुबह जब मुझे खबर मिली तो तुरंत मैंने अपने उच्चाधिकारियों को खबर किया और उसके बाद बस को तलाशने के लिए अपने मंडल में चारों तरफ फ़ोन हुआ और बस जो है हमारी 9:30 बजे, पौने 10 बजे दातागंज से पता लग गया तो हम लोग जाके उसको ले आए। फर्रुखाबाद में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए तालाब की जमीन से अवैध कब्जा हटाया है। यहां अवैध तरीके से बनाए गए 6 मकान बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए और इस दौरान जिला प्रशासन के तमाम अफसर और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। पूरा मामला बड़पुर इलाके का है। तो अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर फर्रुखाबाद के अंदर चला है। तालाब की जमीन पर यह अवैध मकान बनाया गया था, उसको हटा दिया है प्रशासन ने। और मऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एसपी नेता दारा सिंह चौहान के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। दारा सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। 2017 के मामले में यह वारंट जारी किया गया है। यूपी सरकार में मंत्री रहे हैं दारा सिंह चौहान। तो एसपी नेता दारा सिंह चौहान के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। गैर जमानती वारंट जारी किया गया है दारा सिंह चौहान के खिलाफ। मऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। एसपी नेता दारा सिंह चौहान जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है। 2017 का एक मामला है और इसी मामले में वारंट जारी किया गया है।
अभिषेक राय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइएगा ये क्या मामला था और अब एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है दारा सिंह चौहान के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए एमपी एमएलए कोर्ट मऊ की विशेष न्यायालय श्वेता चौधरी की अदालत से ये जारी हुआ है कि 2017 के मामले में मधुबन थाना क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन में भाषण के दौरान इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वर्तमान में घोसी से, इनके खिलाफ कोर्ट ने काला रुख अख्तियार करते हुए इनके ऊपर गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिससे सख्ती के साथ इनसे निपटने का पुलिस को आदेश भी दिया गया है। लेकिन दारा सिंह चौहान 2017 के मामले से अब तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। इनके ऊपर गैर जमानती वारंट जारी लगातार होता रहा है, जिससे अब दूसरी बार जारी होने के बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। बिल्कुल, तो इस मामले में अब ये गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, कड़ा रुख कोर्ट ने अख्तियार किया, वो हाजिर नहीं हुए और उसके बाद एनबीडब्ल्यू हुआ है। एसपी नेता दारा सिंह चौहान को यहां पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। 2017 का ये मामला है। अभिषेक, विस्तार से बताइए, आखिर इस मामले की सुनवाई चल रही है, लगातार इतने बरस बीत चुके हैं, ये मामला किस स्टेज में है और दारा सिंह चौहान की तरफ से अब तक सहयोग नहीं किया गया? पूरा मामला है जहां मधुबन थाना क्षेत्र में ये दारा सिंह चौहान पे भाषण के दौरान नारा लगाने के दौरान मुकदमा दर्ज हुआ था आचार संहिता। उसमें 11 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें कल 11 में से 10 लोगों ने कोर्ट में हाजिर करते हुए और अपनी जमानत के लिए दाखिल किया था, मगर उसमें कुछ नहीं हुआ। उनके खिलाफ भी वारंट जारी हुआ, जिसमें दारा सिंह चौहान वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनके ऊपर भी गैर जमानती वारंट मऊ कोर्ट ने जारी करते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया, जिसमें एसपी को पूरे मामले में संज्ञान लेने के लिए आदेश दिया गया हुआ है। बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो 2017 के इस मामले में दारा सिंह चौहान के खिलाफ ये एनबीडब्ल्यू इशू किया है कोर्ट ने। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।